ओके। देन हमारे पास बात हो रही थी कि हमारे पास जो है वो एमएसडीएस शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लास जो है वो इनिशियलाइज कराई, तो ये क्लास मेरे पास पूरी की पूरी शो हो रही है, ठीक है। तो ये होता है एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसके अंदर दो चीजें जो मैंने लास्ट क्लास में एडिशनली करवाई थी वो ये कि हमारे पास एरे के अंदर भी एरे होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि 2D एरे या 3D एरे, ठीक है, टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो टू डायमेंशनल एरे जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों होती है, हमारे पास उस किस्म की भी एरे होती है, ठीक है। तो अगर मुझे उस किस्म की एरे लेनी है तो मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, एरे के नाम से ही बना लेती हूँ। इसके अंदर मैंने ये एक एरे बनाई। अब ये तो एरे के लिए यूज हो रहा है, सबको पता है। इस एरे के अंदर मेरे पास तीन किस्म की और एरेज आ गई हैं, लाइक दिस। ये मेरे पास 2D एरे है, ठीक है। अब टू डायमेंशनल एरे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरे पास लेट से कुछ डाटा इस तरह का है कि एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, तो मैं यहाँ पे आगे सबसे पहले दे दूंगी EMP मीन्स एम्प्लॉय वन स्ट्रिंग में आएगा। रीजन इसकी जो है EMP जो होती है वो स्ट्रिंग में हमेशा आते हैं, इन्वर्टेड कोमास में आएगा। अगर मैं इसको विदाउट इन्वर्टेड कोमास लिखूंगी काम नहीं करेगा, ठीक है। एम्प्लॉय के बाद आ जाती है उसका डिपार्टमेंट या जो भी, या डिपार्टमेंट के अलावा लेट से स्केल आ जाता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम देख रहे थे कि अगर ये 15 स्केल पे लेट से, तो हम इसको रख लेते हैं कि इसकी 50,000 सैलरी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आके कहते हैं कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय जो है वो 2 है, ठीक है। एम्प्लॉय 2 जो है वो लेट से 16 स्केल पे है, इसकी 60,000 सैलरी है। कोमा लगाना है यहाँ पे, ऊपर भी लगाना होता है। ओ हाँ, ये सैलरी वाला, सैलरी क्योंकि वो सेपरेट वो कर लेता है, ठीक है। जी जी, हाँ चलेगा। स्ट्रिंग में जब आप नंबर देते हो तो वो नंबर होता सही है, चलता है, ठीक है, लेकिन वो उस तरह ही शो हो जाता है क्योंकि स्ट्रिंग में जो भी चीज़ है एज इट इज शो होती है। तो ये जब आप आउटपुट में देखेंगे तो ये EMP के वन साथ उसी तरह आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कि इसके अंदर आके लेट से भी हम देख लेते हैं, हमें इसके अंदर अगर आके लिख देती हूँ ना 1+1, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट, 17, इसको दे देती हूँ 70,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे 1+1 लिखा है तो आउटपुट में 1+1 ही आएगा, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने कंसोल नहीं करवाया, ठीक है। कंसोल में मैं एरे को ठीक है, एरे को शो करवा लेती हूँ। आउटपुट में जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो ये देखें 1+1 ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, एज इट इज लिखा हुआ नजर आ रहा है। रीजन इज क्योंकि ये मैंने स्ट्रिंग दी और स्ट्रिंग के अंदर जो चीज आप लिखते हो वो एज इट इज वैसे की वैसे लिखे शुरू रहती है, वो कंप्यूटेशंस नहीं परफॉर्म करती। इसीलिए नंबर के केसेस में हम ये नहीं देते। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ये ना डाला होता, मैंने ऐसे लिखा होता, तो अब आप आउटपुट जब देखेंगे तो यहाँ पे 1+1 की जगह 2 आएगा, वो कंप्यूटेशन अप्लाई करेगा। क्या आ रहा है? 2। समझ आई? तो इसी वजह से हम नंबर यूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि नंबर अंदर नहीं लिख सकते, अंदर जो मर्जी भी दें स्ट्रिंग के, हर चीज काम करेगी। लेकिन कहने का मकसद है कि स्ट्रिंग में एज इट इज चीज शो होती है, इस वजह से अगर आपको कोई कंप्यूटेशन करनी होती है तो हम ये यूज नहीं करते। हमारे पास अब ये जीरो इंडेक्स पे आ रहा है ये, अच्छा ये क्योंकि एरे है, मैंने एरे बना दिया, एरे के अंदर एरेज आ गई। पहले एरे के अंदर मैंने क्या दिया था, ऑब्जेक्ट दिए थे, ठीक है। तो एरे के अंदर एरे हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे होती है, और हम इसको अगर गेट करना चाहते हैं किसी वैल्यू को तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रो देंगे, रो के अंदर कॉलन देंगे। तो रो का मतलब क्या होता है, यानी कि इंडेक्स नंबर। मुझे ये वाली एरे चाहिए, मतलब मुझे लेट से 60,000 चाहिए। 60,000 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 1 पे ना, मतलब मेरा इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी 1, यानी कि मेरे पास ये 0 रो पे पड़ा हुआ है, ये 1 रो पे पड़ा हुआ है। अब 1 रो के अंदर सिमिलरली कॉलन दूंगी, नेक्स्ट में मैं कॉलन की वैल्यू देती हूँ, तो 0 कॉलन, 1 कॉलन एंड 2 कॉलन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2। हमेशा कॉलन रोज दोनों के केसेस में 0 से हमने रीड करना है। तो ये आ गया 60,000, ठीक हो गया। यहाँ तक सबको समझ आ गई है, आ रही है सबको? अवैस आपको आ रही है? अब्दुल्ला, ठीक है, साथ सबको समझ आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्लास में एक और चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है जैसे एरे के अंदर एरे आ सकती है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे इसके अंदर ही एक ऑब्जेक्ट बनाना है इस रोल नंबर के बाद, सबसे पहले तो रोल नंबर के बाद मैं क्या लगाऊंगी,
कोमा लगाऊंगी। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो यहाँ पे एरर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका नाम देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लेट्स से इसका नाम रख दिया एफ, कुछ भी दे सकते हैं। आगे दो ये भी लगाऊंगी। जब तक ये हमें कॉलम्स नहीं लगाऊंगी ये काम नहीं करेगा, कॉलम्स लगाएंगे तो काम करेगा। अब एफ के बजाय बेटर है कि हम एक अच्छा नाम दे दें, ठीक है। तो मैं कोई और नाम दे देती हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, नेम ही लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। नेम ना लिखें बल्कि कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक्स वाई जी लिख दें फिल वक्त, लेकिन आप कोई ऑथेंटिक नाम देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया एक्स वाई जी। अब इसके अंदर मैं मजीद लिख सकती हूँ नेम। नेम आ गया अली, समझ आ गई। तो अली भी ना दें, ए एल दे दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके जब मैं ओ दे रही थी तो ओ के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, जीरो इंडेक्स ही आएगा ना, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे पूरी की पूरी चीज रिट्रीव करनी है। तो ये पूरा का पूरा किस पे पड़ा हुआ है, जीरो इंडेक्स के ऊपर। तो मैं लिखूंगी जीरो इंडेक्स। अब पहले जिस तरह मैं डॉट क्लास एक्सेस करती थी, अगर मुझे इस एक्स वाई जी को लगाना है तो मैं इसको डॉट के थ्रू ही एक्सेस करूंगी। मैं लिखूंगी डॉट एक्स वाई जी, तो ये मुझे डॉट एक्स वाई जी जो होगा वो दे देगा। ये आ गया अली, समझ आ गई। अब उस अली के अंदर से अगर मुझे क्या चाहिए नेम, तो मैं डॉट डॉट नेम। समझ आ रही है आप लोगों को। ये आ गया ए एल, ठीक है। तो हम हमेशा एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा डॉट के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। अच्छा, यहाँ तक तो हम चीजें देखी थी। कुछ बेसिक चीजें हमारी रह गई थी, हम वो देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। हम वो देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जहाँ तक बात है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या चीज़ परफॉर्म करती है, हमारे पास प्लस माइनस, जाहिर सी बातें यही होती हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस डिवाइड करना। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मैं सिंपल अगर बात करूँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर ऊपर कोई पहले इनिशियलाइज करवा लेते हैं। मैं वैल्यूज कुछ इनिशियलाइज करवा लेती हूँ। मैं कह देती हूँ वी के अंदर है लेट्स से 20 और y के अंदर है 30। यहाँ पर मैं आके कहूंगी कि v प्लस, सॉरी, कंसोल में मैंने आके कह दिया v प्लस वाई। तो v के अंदर क्या हो जाएगा, y ऐड हो जाएगा। आउटपुट में क्या आ जाएगा 50। तो क्या 50 आना चाहिए, 20 प्लस 30 50 होता है। तो ये बात ठीक है। देन सिमिलरली अगर मुझे माइनस करना है तो मैं y में से बल्कि अगर v में से y को माइनस कर लेती हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बड़े से छोटे को माइनस करें, ये नेगेटिव में आंसर दे देगा आपको, ठीक है। -10 दे रहा है वैल्यू, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाय वाई करती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई के केस में हम स्टैरिक को यूज करते हैं, ठीक हो गया। ये जो स्टैरिक होता है तो ये मल्टीप्लाई करके दे रहा है। अब अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं करूँगी v डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। और डिवाइड के केस में स्लैश यूज करेंगे। तो ये मुझे वैल्यूज को करके दे रहा है। ये सिंपल मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के क्या है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है कि मैंने यहाँ पर आके लिखा है लेट्स से कंसोल के ऊपर, मैं कह देती हूँ v प्लस इज इक्वल टू 2। इस बात का क्या मतलब होता है, v प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है कि v इज इक्वल टू v प्लस 2। समझ आ गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, v के अंदर 2 प्लस होगा और v के इक्वल आ जाएगा, यानी कि v की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20। तो 20 के अंदर प्लस होगा 2, तो 20 प्लस 2 क्या होता है 22। तो 22 की वैल्यू किसको मिल जाएगी, v को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा 22।
द नेक्स्ट इज कि अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि v माइनस इज इक्वल टू 2, अब मुझे बताएं कि v की वैल्यू क्या है? 20। 20 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 18। तो 18 किसको मिल जाएगा? v को। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 18। लेकिन ये 18 नहीं आया। वजह क्या है? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि ये न्यू वैल्यू लेता है। जब हमने यहाँ पर क्या किया, v इज इक्वल टू v प्लस 2 किया, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आई थी 20। तो वो अब ओरिजिनल वैल्यू से, यानी कि v के पास क्या आया हुआ है? v के पास यहाँ पे 20 आ गया था, तो अब ओरिजिनल वैल्यू v की आ गई थी क्या? 20। तो वो 20 में से उसने माइनस किया 2, तो आउटपुट क्या आई है? सॉरी, 22 में से माइनस किया उसने 2, तो 20 वैल्यू आई है। अब मजीद अगर हम, अब 20 है v के पास, क्योंकि मैंने v इज इक्वल टू किया हुआ है, तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू अब क्या है? v के पास 20 है, ठीक है, ऊपर वाली नहीं है। तो अब अगर मैं 20 में से डिवाइड भी करती हूँ, यानी कि v को डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर मैं, तो यहाँ पे क्या होगा? v पहले डिवाइड होगा 2 से, v के पास क्या है? 20। 22 से डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा, और 10 किसको मिल जाएगा? v को। तो अब ओरिजिनल वैल्यू v के पास क्या है? 10। ठीक है, और 10 के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 2, सॉरी, तो 10 टू जार 20। समझ आ रही है? बाकियों को भी आ रही है क्या? देखें, सबसे पहले v के पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना, वो 20 थी। जब मैंने 20 को 2 के साथ प्लस किया था तो 22 आया था, 22 v को मिल गया था। तो इट मीन्स कि ये वैल्यू रिप्लेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू भी लिखा हुआ है, तो वैल्यू मेरे पास जो न्यू आती जा रही है वो किसके पास आती जा रही है? v के पास आती जा रही है, ठीक है। तो वो ये चीज होती है कि उसके पास स्टोर होती जाती है वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ से हर एक दफा v की वैल्यू चेंज होती जा रही है, क्योंकि मैंने v को इज इक्वल टू किया हुआ है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपेयर करते हैं वैल्यूज को। जी जी, उजैर नहीं समझ आ रही? तो इतने खामोश क्यों बैठे हैं और टेंशन में हैं? बताएं, क्या समझ नहीं आ रही? श्योर? अवैस आपको आ रही है? ठीक है, सबा आ रही है? बाकियों को भी आ रही है? अब्दुल्ला साथ? ठीक है, खामोश नहीं बैठना, क्वेश्चन पूछें अगर समझ नहीं आ रही, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करने के लिए होते हैं, मतलब मैंने दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, मैंने v को y के साथ कंपेयर करना है, तो मैं लिखूंगी v इक्वल इक्वल टू y। क्या v इक्वल है y के? ठीक है, तो अगर v y के इक्वल होगा तो वो कहेगा ट्रू, नहीं है तो वो क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि v इज नॉट इक्वल टू y। क्या v y के इक्वल नहीं है? तो वो कहेगा कि हाँ भाई नहीं है, ट्रू है, ठीक है। तो कंपेयर करता है दो वैल्यूज को, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल के अंदर हमारे पास आता है एंड के बाद आता है और के बाद आता है नॉट, ठीक है, ये चीज आती है। एंड का मतलब ही क्या है कि और, ठीक है। तो एंड के अंदर जब हम एंड की बात करें तो वो एंड के अंदर दोनों कंडीशंस को चेक करता है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो वो क्या रिटर्न कराएगा? ट्रू। एल्स वो क्या रिटर्न कराएगा? फॉल्स रिटर्न कराएगा। और के केसेस में, क्योंकि और है, ऑप्शनल है कि ये या वो, ठीक है। तो जब हम और के केसेस में बात करते हैं तो अगर मेरी एक भी कंडीशन ट्रू हो तो उसको चला देते हैं, वो कहता है कि यार और है केसेस के, अगर एक भी है तो ओके है या, ठीक है। नॉट के केसेस में क्या है कि नहीं, नो, ठीक है, कि अगर मैंने ट्रू लिखा है, ट्रू के साथ में नॉट लगाती हूँ तो वो क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। सबसे पहले हम नॉट को देख लेते हैं। नॉट इज वेरी इजी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दिया, नॉट के साथ लगा दिया मैंने ट्रू, मैं कह देती हूँ नॉट ट्रू, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। ज्यादा नॉट ट्रू है कि ट्रू नहीं, तो वो क्या रिटर्न करा देगा? फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट फॉल्स, तो वो क्या रिटर्न करा देगा? ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि नॉट v इज इक्वल टू 20, कि मैंने यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं। अच्छा, अगर मैं लिख देती हूँ v
नॉट इक्वल्स टू 20, कि v 20 के इक्वल नहीं है। फॉल्स, क्यों फॉल्स दे रहा है? v इज नॉट इक्वल टू 20 क्यों फॉल्स दे रहा है? अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे पहले लगाते हैं नॉट, ठीक है, ऐसे करके जब हम कंडीशन लगाएंगे फ्यूचर में तो हम नॉट पहले लगाएंगे, नॉट v इक्वल्स टू 20, तो वो क्या रिटर्न कराएगा? फॉल्स। समझ आ गई है? यानी कि जब हम पूरी पूरी कंडीशंस लगाते हैं, हम ये केसेस लगाते हैं जब हमारे पास सिंगल ऑपरेटर है, फिर हम v के साथ नॉट लगा लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, देन हमारे पास आ जाता है एंड। एंड के अंदर क्या होता है? दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कह देती हूँ कि अगर मेरे पास मैं लेट से अभी इफ की कंडीशन से समझा देती हूँ, अभी हमने इफ एल्स नहीं पढ़ा लेकिन जनरल आप समझ लें। लेट से मैं कह देती हूँ कि इफ, ठीक है, अगर मेरे पास v जो है वो इक्वल इक्वल टू 20 है, ठीक है, साथ में मैंने एंड का ऑपरेटर इस तरह लगाते हैं एंड, ठीक है, y जो है वो इक्वल इक्वल टू 30 है, तो ट्रू कंसोल पे करवा दो, प्रिंट करा दो, लेट से मैं कह देती हूँ गुड टू गो। ठीक है, कुछ भी करवा देते हैं प्रिंट। अब यहाँ पे एंड की कंडीशन है, तो एंड की कंडीशन के अंदर चेक होगी, इस कंडीशन इसको ही अलग उसमें डाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको ही अलग उसमें डालते हैं। ठीक हो गया? अब मैंने कह दिया इफ की ब्रैकेट्स तो लगी, अंदर मैंने कहा ये कंडीशन और ये कंडीशन। सबसे पहले वो इफ की कंडीशन को चेक करेगा, वो कहेगा कि अगर, फिर वो अंदर आके चेक करेगा v इक्वल इक्वल टू 20 है, वो कहेगा हाँ है। ठीक हो गया? देन वो कहेगा y इक्वल इक्वल टू 20 है, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। इट मीन्स कि दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो एंड का मतलब ही है कि एंड लगा दिया तो ये भी हो और ये भी हो, तो यहाँ पर आ जाएगा गुड टू गो, विच इज दिस। समझ आ रही है? अब अगर हमने यहाँ पे एल्स भी लगा देते हैं कि अगर नहीं हो तो क्या प्रिंट हो, नहीं हो तो हम प्रिंट करवा लेते हैं नॉट गुड टू गो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया v इक्वल्स टू 20 की जगह v इक्वल्स टू 30। क्या v 30 है? v 30 नहीं है ना, ठीक है, v 30 नहीं है जबकि y 30 है। इट मीन्स कि ये कंडीशन गलत होगी है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है मेरी, ये ट्रू है और ये कंडीशन गलत है। तो एंड बीच में लगा हुआ है, तो दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए थी। जब ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हुई है, ये ट्रू हो गई है और बीच में एंड लगा हुआ है, तो ये चीज नहीं चलेगी मेरी, ये चलेगी नॉट गुड टू गो, जो भी एल्स में लगा है, क्योंकि कंडीशन गलत होती है, नॉट गुड टू गो आ रहा है। अगर मैं इस एंड की जगह यहाँ पे आके लगा देती हूँ और, तो ये अब चलेगी। ठीक है, और इस तरह लगाते हैं, दो इस तरह से ब्रैकेट्स, सॉरी साइंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और है, और के केसेस में क्या होगा कि मेरे पास एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो चल जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल इक्वल टू 30 है जबकि v 30 नहीं है, लेकिन ये ठीक है, तो वो एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो यहाँ पे चला देगा। समझ आ गई? समझ आ रही है किसी को? क्यों नहीं आ रही? सबको आ गई है? उजैर समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एंड और काम करता है। नॉर्मल टर्म्स में मैंने जो आपको समझाना था इफ एल्स तो भी हमने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ आप इस चीज पे फोकस करें कि जब मैंने एंड लगाया था तो एंड के केसेस में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो चलेगा। ठीक हो गया? और के केसेस में एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ, लॉग करवा लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए नहीं, ऊपर हमने v की वैल्यू v के पास 20 ही है ना अभी, v इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 30। मुझे बताएं, बीच में एंड लगा हुआ है, ये भी ठीक है और ये भी कंडीशन ठीक है, दोनों ठीक है, तो क्या आएगा?
यहाँ पे ऊपर आ रहा है ट्रू, देखें मैं एक मिनट, ये ना ये ऊपर क्यों आ रही है वैल्यूज, मैं तो एंड पे दे रही हूँ। अच्छा ये मैंने दिया हुआ है, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। क्या आ रहा है? ट्रू। ट्रू आ रहा है ना। वजह ये है कि मेरे पास दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। अगर एक कंडीशन में गलत कर देती हूँ तो अब मेरा ट्रू शुरू नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। समझ आ गई है? और अगर मैं यहाँ पे आके लगा देती हूँ, अब इसी के बजाय एंड के बजाय लगा देती हूँ और एक भी ठीक है तो वो चला दे, तो अब क्या आएगा? समझ आ रही है? अच्छा, ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने एंड भी देख लिया, और भी देख लिया, और नॉट भी देख लिया। कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देख लिए कि दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो इक्वल के साथ, नॉट इक्वल के साथ, वो कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी देख लिए कि डायरेक्ट वैल्यू असाइन करके आप दे दें, और सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी देख लिए हैं। यहाँ तक हमने चीज़ों को कवर कर लिया है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? ठीक है। अब मेरे पास कुछ टास्क हैं, ठीक है, वो मैं टास्क आप लोगों को दूंगी, आप लोगों ने वो टास्क करने हैं, ठीक हो गया? अभी करें, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने।